खुशामदीद और मैं हूं तलत अजीज और ये है कारवान गज़ल 92.7 बिग एफएम पर। आज का कारवान गज़ल बहुत ही ख़ास है। आज हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर, फिलोसोफर और मेरे बड़े भाई कहूँगा क्योंकि मेरे से सीनियर हैं, इनके साथ मैं बहुत काम कर चुका हूँ। फिल्म इंडस्ट्री ने भी इनको बहुत सराहा है। निदा फाजली साहब, निदा साहब मौजूद हैं आज इस मौके पर। निदा साहब को मैंने दावत दी और बहुत ही प्यार और मोहब्बत से वो फौरन कबूल करके पहुंच चुके हैं हमारे स्टूडियो में। निदा साहब, खुशामदीद, वेलकम टू कारवान गज़ल। आप आए, इज्जत अफजाई हुई हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाब मिर्जा गालिब का एक शेर मुझे याद आ रहा है जी कि कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने खराब में, कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने खराब में, शब हाय हिजर को भी लिखूं गर हिसाब में। यानी हिजर की जो रात होती है वो एक रात शायरी में एक सदी के बराबर होती है। क्या बात। और फिर मिर्जा गालिब ने एक बार और भी कहा था कि न था कुछ तो खुदा था जी, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। एक्चुअली मेरे होने न होने के बीच में जी मेरी वालदा का अहम रोल रहा है। मिडिल क्लास में होने और ना होने की जो अलामतें हैं वो घर के कमाने वाले की तनख्वाह के हिसाब से तय होती हैं। तो मैं तनख्वाह के हिसाब में आ नहीं रहा था और मेरी वालदा हिंदुस्तानी दवाइयों से मुझे खामोश करके वापस वहाँ भेजना चाहती थी जहाँ मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। लेकिन मेरे होने ने अपना इजहार किया और उनके न होने की नफ़ी करके मैं पैदा हो गया। When my family decided to migrate, I chose to live in India. मैं क्यों नहीं गया उनके साथ? तो जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है कि two roads ran parallel, I chose the one and that has made all the difference. जी। सवाल ये है कि अगर जाता तो क्या होता और नहीं गया तो क्या हुआ। सिर्फ इतना है जो मुझे अब फील होता है कि मेरे वालिदैन को मोहम्मद अली जिन्ना ने बहकाया था और मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बरखलाया था। क्या बात है, क्या बात है। तो हम बड़े खुशकिस्मत है निदा साहब। मैं तो कहता हूँ हमारे सुनने वालों को कि निदा साहब बजात सिर्फ शायर नहीं है, ये फिलोसोफर भी। आपने सुन लिया अभी, ये जब बात करते हैं तो इनकी नॉलेज जो है ऐसी है कि हर चीज़ आप उनसे फिलॉसफी की बात कीजिए, लिटरेचर की बात कीजिए, सिर्फ उर्दू नहीं, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री की बात कीजिए, आप सूफ़ी कलाम की बात कीजिए। जितना ये जानते हैं तो मेरे ख्याल बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निदा साहब, सबसे पहली गज़ल हमारे सुनने वालों को, या गज़ल या नगमा जो भी आप सुनाना चाहें वो बता दीजिए, और क्यों। आदमी आता है चला जाता है, याद बन जाता है, और जब याद बन जाता है तो कभी सताता है, कभी रातों को जगमगाता है, कभी ख्यालों में मुस्कुराता है। ऐसा ही एक शरारा का नाम जगजीत सिंह है। जी बेशक। आज से कई साल पहले उन्होंने मेरी एक गज़ल गाई थी और आप ताज्जुब करेंगे ये गज़ल मैंने जगजीत को दी नहीं थी। तो जगजीत साहब ने किसी रिसाले में मेरी एक गज़ल पढ़ी थी। अच्छा जी। एंड ही डिडंट इन्फॉर्म मी कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा। मुझे रिकॉर्डिंग की इत्तला उस वक्त मिली जब HMV से चेक आया। गज़ल के लफ्ज़ थे, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सुना है। क्या बात। तो इसी बात पर हम यही गज़ल सुनते हैं, मशहूर व मारूफ गज़ल है और आपने इसकी बैक स्टोरी सुन ली निदा साहब की ज़बान। इन्हीं की लिखी हुई गज़ल है, सारी दुनिया जानती है गज़ल को, और जगजीत साहब की आवाज़ में। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, मुझे तो मिल गया। निदा साहब आ गए। इसके साथ दो कहानियां जुड़ी हुई हैं। जी जी जी। पहली कहानी। अच्छा निदा साहब, उससे पहले आपसे माजरत खाऊं मैं, हमारे सुनने वालों को ये मैं याद दिला दूं कि वो सुन रहे हैं कारवान गज़ल प्रोग्राम और मैं हूं तलत अजीज और ये 92.7 बिग एफएम पर हम सुन रहे हैं जी। और हमारे साथ मौजूद हैं निदा फाजली साहब, मशहूर व मारूफ। निदा साहब, आप क्या तो हुआ यूं कि गाना रिकॉर्ड हो रहा था, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और खय्याम साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए डायरेक्शन दे रहे थे। आशा जी गा रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया अपने कैबिन में जी। और कहने लगा कि हिंदुस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो इतनी तंदुरुस्त लफ्ज़ को
डाइजेस्ट नहीं कर सकती। मैंने का मतलब कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, ये बदल दीजिए आप। तो खयाम साहब से मैंने कहा, देखिए खयाम साहब, दिस पर्टिकुलर गज़ल जो है इज़ डायरेक्टली लिफ्टेड फ्रॉम माई बुक, तो ये तो मैं नहीं बदलूंगा जी, लेकिन आपकी ट्यून पर दूसरा मैं लिख देता हूँ। खयाम साहब ने ही टुक स्टैंड, नहीं साहब जो आपने लिखा है वो सही लिखा है और वही होगा। तो अल्टीमेटली आशा जी ने वो गाया और इत्तेफाक की बात यह है कि भूपेंद्र साहब ने उसे मुकम्मल गाया और आशा जी ने मुकम्मल जो सही था वो गाया। ये जो गज़ल थी ये कमाल अमरोवी रज़िया सुल्तान बना रहे थे और वो इस गज़ल को लेकर रज़िया सुल्तान में डालना चाहते थे, लेकिन रज़िया सुल्तान के बनने में गालिब की शब-ए हिज्र वाला मामला था कि इतने साल लग गए कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। इधर यश चोपड़ा आ गए, वो सिलसिला बना रहे थे, उन्होंने कहा ये गाना मुझे चाहिए, ये तो खयाम साहब को दे चुके हैं हम। तो उन्होंने सिलसिला में जहाँ फिल्म ख़त्म हो रही है तो अमिताभ बच्चन से डायलॉग के रूप में ये सुनवाया है, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। और अल्टीमेटली ये गज़ल इस्माइल शरोफ की फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में खयाम साहब की ट्यून में रिकॉर्ड की गई। क्या बात, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। और हकीकत में ये गज़ल जो है, ये मतला जो है, इसका ताल्लुक प्लेटो से है, जो फिलोसोफर उस फिलोसोफर ने एक ऐसी मिथ बनाई थी कि एक ऐसा वजूद था जिसमें मेल और फीमेल एक ही वजूद में शामिल था। जैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी में अर्धनारीश्वर कहते हैं, तो वो तकमील या कंप्लीशन का सिंबल बनता है। तो जब वो वजूद को देखा तो देवताओं को डर लगा कि ये तो बहुत ताकतवर और शक्तिशाली है, ये कभी भी चैलेंज कर सकता है। तो ये पहाड़ पे ले गए और एक वजूद को 2 टुकड़ों में बांटा और दोनों टुकड़ों को एक वजूद के अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। तब से प्लेटो साहब कहते हैं कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को तलाश कर रहा है, सही हिस्सा नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। 600 साल पहले गंगा घाट पर एक अनाथ बच्चे की रोने की आवाज़ आई। इस आवाज़ को एक मुसलमान जुलाहा अपने बाहों में समेटने के लिए आगे बढ़ा और उस आवाज़ को समेट लिया और घर ले गया और कुरान के खुदा के बेशुमार नामों में से एक नाम निकालकर उस बच्चे को दिया। और उस बच्चे को आज हमारा हिंदुस्तानी अदब और दुनिया का अदब कबीर के नाम से जानता। कबीर दास के हज़रत अमीर खुसरो के साथ पहली गज़ल हिंदुस्तानी ज़ुबान की मंसूब है और अगर दूसरी गज़ल हिंदुस्तानी ज़ुबान में कहीं मिलती है तारीख़ी एतबार से तो वो कबीर दास के यहाँ है। कबीर दास की गज़ल का मतला है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। इसको मैंने अपने तौर पर चुराने की कोशिश की थी और ये लिखा था कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। क्या बात, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, बार बार कीजिए, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। चलिए, इश्क तो करते ही हैं हम और करते रहेंगे इंशाल्लाह। और आप जैसे लोग हमें इस पर आप रास्ते पर लगाएं और तो हम करते ही रहेंगे। नहीं, तले साहब एक बात अर्ज करूं यहाँ पर, कहता चलूं कि लफ्ज़ जो है ना जी, वो लिखने वाले या गाने वाले की शख्सियत की तरह से बड़ा और छोटा होता रहता है। हाली पानीपती भी शायर थे जी, उन्होंने इश्क के बारे में लिखा था, ए इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा। उनका इश्क था वो लड़का लड़की वाला। वही इश्क जब डॉक्टर इकबाल के पास जाता है तो उनकी शख्सियत की तरफ फैल जाता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो फिराक, रघुपति साहब फिराक बहुत बड़े शायर थे। वो कहते थे कि आपको अपने मीडियम को ऊपर से सजाने के बजाय अपनी शख्सियत को अंदर से सजाना चाहिए, मीडियम ऑटोमेटिकली सज जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। शख्सियत बननी चाहिए और शख्सियत जो है आवाज़ में भी आती है, अंदाज में भी आती है, साज में भी आती है, परवाज में भी आती है। क्या बात है, वाह। इसी नोट पर हम यही गज़ल सुनते हैं आपकी। जगजीत साहब ने गाई थी ना ये इसकी भी कहानी अपनी है। ये जॉन मैथ्यूज़ की फिल्म सरफरोश की गज़ल है जी।
वो कई शायरों के से गुजर कर मेरे पास आए थे, जो उनके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, उनसे कंपोज करवाई। कंपोज करवाने के बाद मुझसे कहा गया कि मैं जगजीत से बात करूं। मैंने बात की, मैंने जगजीत कहा, जगजीत जी ये गज़ल गाना है आपको, कह रहे गा देंगे। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो कह रहे धुन सुनवा दे। तो मैंने फ़ोन दे दिया उसके म्यूज़िक डायरेक्टर को, उन्होंने सुनाई। तो मैंने कहा कि सुन लिया, कल तू बाहर आ जा ज़रा, और कहा कि देख इनको तो गज़ल बनाना आती नहीं है मैं नहीं गाऊंगा। उन्होंने बुलाया यके बाद दीगर अपने सिंगर्स को, जिसमें भूपेंद्र साहब भी थे, उन्होंने खींच तान के गा दिया। आमिर खान साहब ने कहा कि नहीं, आई डोंट लाइक दिस। अल्टीमेटली जॉन मैथ्यूज मेरे पास रोते हुए आए, फिर यार व्हाट टू डू नाउ। तो मैंने फिर जगजीत को फ़ोन किया। जगजीत का देख ये प्रोफेशनल चक्कर है, तू बीच में नहीं पड़। मैंने कहा नहीं यार गा दो, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। कह लगे मेरी एक शर्त है, मैं ही गाऊंगा, मैं ही कंपोज करूंगा। और वो गाना रिकॉर्ड हुआ। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या की। नजर आती है वो स्टाइल जो है गाने का। और आपका और जगजीत साहब का वैसे भी बहुत ही वो एक खास रिश्ता रहा है। मैं वो यूं हुआ कि मेरी एक किताब है खोया हुआ सब कुछ। तो मैंने कुछ खोया था जिंदगी में, अपने पेरेंट्स को। जगजीत ने भी कुछ खोया था अपनी जिंदगी में, अपने बेटे को। तो एक का खोया हुआ सा कुछ दूसरे के खोए हुए से कुछ से मिल गया। और हुआ क्या कि गम से गम की जब दोस्ती हो गई, तो जगजीत का ये हाल था कि जब भी कोई गाना रिकॉर्ड करना होता था या उनके पास कोई गाना लिखवाना आता था, तो वो पहले मुझे फ़ोन करते थे कि तू गाना लिख। वाह, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। निदा साहब का लिखा हुआ ये मैंने कंपोज किया था बहुत अरसा पहले, लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि निदा साहब मौजूद हैं, तो निदा साहब खुद बताएं ये अपनी मर्जी से। गज़ल हकीकत में तलत साहब जी, मेरी नज़र में एक कंपोज़र और सिंगर की दोस्ती की अलामत है। तलत अजीज़ हिमसेल्फ और जगजीत भी सिंगर है। ये सीरियल सैलाब में गज़ल लिखी गई थी और तलत अजीज़ साहब के घर पर ही सिचुएशन वाज नरेटेड टू मी, और मैंने उस सिचुएशन पर शेर कहे थे, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं। और तलत साहब ने अपने तौर पर कंपोज करने के बाद जगजीत का इंतखाब किया। इसमें एक ख़ास शेर है जो आज के सोशियो पॉलिटिकल जो सिस्टम है हमारा, उसके बारे में कमेंट है। गालिब का बड़ा मशहूर शेर है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। गालिब कहना चाहते थे कि माँ के पेट से जो पैदा होता है वो आदमी होता है, लेकिन आदमी को इंसान बनने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, और जब सफ़र तय हो जाता है तो आदमी इंसान बन जाता है। फिर उसका नाम महात्मा बुद्ध हो जाता है, महात्मा गांधी हो जाता है, और ऐसा ही कोई बड़ा नाम हो जाता है। तो ये मेरे जहन में एक हैंगओवर था कि आदमी इंसान को इंसान की तरह क्यों नहीं पहचाना जाता। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। तो मैंने शेर लिखा था उसमें कि वक्त के साथ है मिट्टी का सफ़र सदियों से, किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं। वाह, ये बाइबल से लिया हुआ है, फ्रॉम डस्ट यू कमेथ अनटू डस्ट यू गोएथ। अच्छा, हम सब मट्टी से बने हुए हैं, मट्टी में ही मिल जाएंगे, और ये मट्टी किस किस रूप में कहाँ कहाँ से गुजरती हुई कहाँ कहाँ आई है। वक्त के साथ है मिट्टी का सफ़र सदियों से, किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं। और यही निदा फाजली हैं जो इधर से निकलकर ये भी लिखा था इन्होंने, जो मैंने गाया, जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, गजल है नाम उसका शायरी में। गजल अरब के रेगिस्तान में इठलाई, क्या बात। वहां से चलकर ईरान के बागों में लहराई, और ईरान से जब गंगा और हिमालय के देश भारत में आई तो दिल्ली के तख्त पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ था। लेकिन गजल इस लंबा सफर तय करके इतनी अक्लमंद जरूर हो गई थी कि वो दिल्ली में आकर किसी बादशाह के दरबार में सलाम करने नहीं गई। उसने पहला सलाम हजरत निजामुद्दीन औलिया की चौखट पर किया, जहाँ पर हजरत अमीर खुसरो
जिनसे हिंदुस्तान की पहली गज़ल मंसूब है, उन्होंने गज़ल को देखा और गज़ल के माथे पर ज़ोरास्ट्र का नूर था, दिल में गीता थी, हाथों में कुरान था और उसका नाम सेकुलर हिंदुस्तान था। क्या बात है, क्या बात है। ये आपने ये गाना लिखा था चुप तुम रहो ना? ये कैरवानी साहब ने जी। इस रात की सुबह नहीं के लिए एक गाना कंपोज किया था। कैरवानी साहब बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी। और वो पहले ट्यून बनाते थे, फिर बाद में उस पर लिखवाते थे, तो दोनों तरह से गाने लिखे जाते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। अगर प्रैक्टिस होती है तो मुझे एक याद आ रहा है एक वाकया कि राज कपूर की फिल्म थी एक बीवी ओ बीवी, उसका गाने का फाइनल रिहर्सल हो रहा था और आरडी साहब के तमाम म्यूजिशियन बैठे हुए थे। दूसरे दिन रिकॉर्ड होने वाला था। मालूम पड़ा कि लिफ्ट से बाहर निकले, कुर्ता और पैंट पहने हुए राज कपूर साहब, हाथ में बेलपुरी, और आके बैठ गए। गाना सुना, गाने की बहुत तारीफ की और फिर मुझे इशारे से बुलाया अपने पास। कह लगे आपको सिचुएशन किसने सुनाई थी? तो मैंने नाम ले दिया, रणधीर कपूर ने। कह लगे जी अच्छी है। और एक लम्हा रुकने के बाद बोले अगर आपको फुर्सत हो तो कल हमारी कुटिया पे आ जाइए चैम्बूर में, हम भी सुनाते हैं सिचुएशन। आरडी ने मुझे इशारा किया, बाहर बुलाया और आरडी ने कहा देख ये गाना तो गया, लेकिन ट्यून तेरे जहन में है, अगर है तो कल चला जा। मुझे ज़रूरत थी पैसे की, मैं चला गया वहाँ पर और ट्यून मेरे जहन में थी। और राज कपूर साहब का स्टाइल था, पहले अपना पास्ट, फिर फ्लैशबैक, और उसके बाद जी सिचुएशन ये अंग्रेजी में बोल रहे थे कि देयर इज़ ए गर्ल, देयर इज़ ए बॉय, देयर वाज ए गर्ल, देयर वाज ए बॉय, देयर विल बी ए गर्ल, देयर विल बी ए बॉय, एंड दैट इज़ द होल लाइफ। तो मैंने कहा राज साहब ये तो आपने पूरा गाना बोल दिया। करके वो कैसे? ट्यून मेरे जहन में थी और मेरा दिमाग चल रहा था जी। मैं सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है, एक ही तो लड़की है, एक ही तो लड़का है, जब भी ये मिल गए प्यार हो गया। कहले जी हमें यही चाहिए था। दूसरे दिन रिकॉर्ड हो गया वो गाना। तो फिर अब हम हमारे सुनने वालों को वो सुना देते हैं जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में जी, और साथ साथ में वो जो आपने अभी जो बताया चुप तुम रहो, इस रात की सुबह नहीं फिल्म का, इस रात की सुबह नहीं, सुधीर मिश्रा वाज द डायरेक्टर। जी 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 जी। तो मैं जब लौटूंगा तो निदा साहब से बेगम अख्तर साहिबा के बारे में भी कुछ बातचीत होगी। आपको ताज्जुब होगा कि जगजीत साहब जो थे वो ज़रूरत से ज़्यादा इनका एहतराम करते थे बेगम साहिबा का, और वो एक सीरियल भी बनाना चाहते थे अच्छा। बेगम अख्तर पर, जो नई मेटेलाइज हुआ। बेगम साहिबा बहुत ही गज़ल की शौकीन और म्यूज़िक की शौकीन थी, और ख़ुसूसन मुशायरों की। ये पीरियड है जिगर मुरादाबादी वाला के लखनऊ में मुशायरा हो रहा था, तो जिगर साहब का भी बड़ा उरूज का दौर था जी। और जिगर साहब के तरन्नुम की धूम थी जी। और वो ईमान की बात है ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलर आदमी थे नहीं तो जिगर साहब। जी पॉपुलर तो थे ही। और तो जिगर साहब ने गज़ल सुनाई अपनी तरन्नुम में, स्टेज पर। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन लेकिन अपना अपना दामन। बेगम साहिबा कार पे कॉर्नर पे बैठी हुई थी और सुनी, और जिगर साहब का मतलब हंगामा, मतलब जी। तो निहायत मुतासिर हुई और उन्होंने एक कागज़ की चिट पर लिखा कि जिगर साहब आपकी आवाज़ और आपके अल्फाज ने बहुत मुतासिर किया मुझे, और आप इसे गुस्ताखी न समझें तो मैं आपसे शादी करना चाहूँगी। अच्छा। चिट आहिस्ता आहिस्ता गुजर का ऑडियंस से स्टेज पे गई और जिगर साहब को थमा दी गई। जिगर साहब ने वो चिट पढ़ी और पढ़कर मुस्कुराए, जेब से पेन निकाला और उसी चिट पर लिखे कि बेगम साहिबा आपकी नवाजिश का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन शायद आपने मुझे करीब से नहीं देखा। क्योंकि जिगर साहब मामूली चेहरे मोहरे के आदमी थे, छोटे से कद के, काले से रंग के। अच्छा, बेगम साहिबा की जो एक और जिसे कहना चाहिए कि शागिर्दा हैं मधु रानी साहिबा, उनसे भी मेरी मुलाकात है। वो भी बहुत ही उनका एहतराम करती हैं और मैंने उनकी महफिल में मधु रानी की मेहंदी साहब और गुलाम अली को बेगम साहिबा का नाम सुनते ही कान पकड़ते देखा। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो बेगम साहिबा तो बहुत बड़ा नाम थी और उनके साथ एक पूरा गज़ल का स्कूल ख़त्म हो गया। उसके बाद का स्कूल है जो मेहंदी साहब का है, बाद में गुलाम अली आए,
जी। फिर जगजीत साहब, तलत साहब और दूसरे आए। क्या बातें हुई आज निदा साहब, आपसे मिलकर बड़ा मजा आया। शुक्रिया बहुत बहुत। अनफॉर्चुनेटली वो शहरियार का साहब के हर वक्त हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। अब तो हर वक्त यही बात सताती है मैं, तो ये बात सताएगी। आपसे फिर हम राब्ता कायम रखेंगे और इंशाल्लाह और भी ऐसी महफिलें कारवाने गज़ल में हम मुनक्किद करेंगे। अभी मैं यही कह सकता हूँ। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है जी, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। क्या बात। इसी नोट पर मैं इजाज़त चाहता हूँ। निदा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। और कारवाने गज़ल में आने का। और हमारे सुनने वालों को बता दूं कि अब जब मैं लौटूंगा तो बेगम साहिबा पर जो बात छिड़ी है, उनकी सालगिरह भी हुई है पिछले हफ्ते, तो मैं बात करूंगा। अभी अभी हमने निदा फाजली साहब से बात की, बहुत मज़ा आया मुझे भी उनके साथ बात करने का, और मुझे यकीन है कि आप सबको भी आया होगा। और अभी आपने जो उनकी वो जो मशहूर गज़ल सुनी, शकील बदायूनी का कलाम, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, किसी को पता भी न हो और आप ये गज़ल बजा दें तो मुझे यकीन है जो गज़ल सुनता भी नहीं है ना, वो भी पहचान लेगा कि ये बेगम अख्तर है। ये खासियत है बेगम अख्तर साहिबा की आवाज़ की, कशिश की। अब मैं जो आपको उनकी एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ, मेरे हम नफस मेरे हम नवा। अब ये दोनों में एक ख़ास बात ये है, आपको मैं गाकर सुनाता हूँ मेरे अंदाज में। वही ट्यून अभी जो सुनी थी आपने, वो था है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। ये आपने सुनी है। अभी मैं अपने सुर में गा रहा हूँ क्योंकि बेगम साहिबा का सुर थोड़ा सा भारी था, 5वां काला था उनका। अब मैं जो सुनाने जा रहा हूँ वो है मेरे हम नफस। अब देखिए, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे मेरे। देखिए कितना सुर वही है, लेकिन जिस तरीके से एक्सप्रेशन आया गजल का अलग हो गया। और अब तीसरी है मोमिन खा मोमिन। अब देखिए ये कैसी है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वही आने वादा निबाह का, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम है मोहब्बत मेरे हम नफस। अब देखिए कितना ये खास बात ये है, खास बात ये है इसमें जो मैं बताना चाह रहा था कि अगर फनकार गज़ल गायकी में इतनी महारत हासिल कर ले तो वो कोई भी स्केल दे दीजिए, एक ही स्केल में वो 3 अलग गज़ल गाएंगी या गाएंगे और आपको तीनों ऐसा लगेगा कि बिल्कुल अलहदा है। ये बहुत खास बात है। बेगम साहबा की एक खास बात मुझे पता लगी है और आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। इनकी पैदाइश हुई थी ना, ये 2 बहनें थीं, इन ट्विन सिस्टर्स थीं और एक ट्रेडिशनल फैमिली में इनकी वालिदा का नाम मुश्तरी था और इनकी जो छोटी ट्विन सिस्टर थी उनका अनफॉर्चुनेटली इंतकाल हो गया किसी वजह से। तो बेगम साहिबा मतलब यानी कि अख्तरी उनका नाम था, जो उनको प्यार से बीबी कहते थे घर में, वो अकेली हो गई। तो इनका मन गाने की तरफ था, उनको बाकायदा तालीम दिलाई गई बड़े बड़े उस्तादों के साथ। उस ज़माने के 1914 में पैदाइश थी इनकी, तो समझिए 14 साल की जब हुई तो जो भी साल था, सन जो भी था। एक इंटरेस्टिंग वाकया बहुत ही कमाल का, जब 14 साल की थी तो ये वालदा के साथ एक पीर साहब के घर गई ब्लेसिंग लेने के लिए। तो पीर साहब ने कहा कि बीबी एक काम करो, अपनी किताब जो है, जो आपके पास किताब, खोलो, जो भी पन्ना खुलेगा बस खोल लो। तो किताब खोली और पीर साहब ने अपना हाथ रख दिया उस सफ़े पर, पेज पर, और वो गाना था, बोले अब ये जाकर गाओ मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। और वो गाना था दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। बीबी ने जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई म्यूजिक कंपनी के साथ उस जमाने में, तो यही उन्होंने रिकॉर्ड की। एंड आपको बताऊं कि ऐसा एक तूफान की तरह ये
गाना मशहूर हुआ, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। सारे मुल्क, सारे देश, हिंदुस्तान में दीवाने हो गए अख्तरी के, जो बाद में जाकर बेगम अख्तर बनी। अब एक ऐसी गजल आपको सुनाऊंगा बेगम साहिबा की गाई हुई, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। ज़ौक़ का कलाम है, ख़याम साहब की मौसीकी है। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि 1974 में बेगम साहिबा अहमदाबाद में कॉन्सर्ट करने गई थी, और कॉन्सर्ट में क्या हुआ कि वो जो उनका सुर था ना, वो नीचे का सुर था, तो वो पता नहीं क्या मूड आया, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा ऊंचे सुर से गाती हूँ। और यकीन कीजिए कि इसके स्ट्रेन से उनको वहीं पर हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हो गया। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि देखिए तकदीर क्या करती है, कैसे इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात आते हैं। और उल्टी हो गई सब तदबीरें में आप समझते हैं प्लान्स, कुछ ना दवा ने काम किया। और ये दिस बिकेम प्रॉफिटिक। ऐसा लगा कि ये बेगम साहिबा ने अनकॉन्शियसली ये चुना, सुर चढ़ाया, ये गज़ल गाई और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। कमाल है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, यही गज़ल आपको सुनाते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ तलत अजीज़। अगर आप ये प्रोग्राम किसी वजह से मिस कर गए हैं तो आपको याद दिला दूं कि अगले सैटरडे आप यानी शनिचर आप यही प्रोग्राम सुन सकते हैं 9 से 11। और अगर आप मुझे कुछ लिखना चाहते हैं अपने कमेंट्स तो आप लिखिएगा। मेरा फेसबुक पेज है, आप जानते हैं, और मेरा ट्विटर है @talataziztoo। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ पर्सनली, और जितना हो सके कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ। शब बखैर एंड हैव अ वेरी गुड नाइट। फिर अगले संडे आपसे मुलाकात होगी। और मैं हूँ तलत अजीज और आप सुन रहे थे कारवाने गजल 92.7 बिग FM पर।